प्रेस वार्ता चलती है और ये साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ਇਹ ਤਾਂ ਖੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਖੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਰਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ क्यों एक्सपोज करना। भाजपा के प्रवक्ता तमाम रूप से ये कहते हैं कि बल्कि सिख विरोधी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। एमरजेंसी का दौर याद करवाते हैं, 84 का दौर याद करवाते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी को वो या बीजेपी को ऐसा नहीं कि वो एक तो होता है पसंद नहीं करता, एक होता है नफरत करता है। आज पंजाब का मेजॉरिटी सिख और मेजॉरिटी किसान नफरत करता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता कम है, मुख्यमंत्री के दावेदार ज्यादा हैं। ये इनकी तरह नहीं है कि जब भगवंत मान है और उसके नीचे कोई भी नहीं है और ना ही कोई पैदा होने देते। पंजाब जिसने कई सरकारें देख ली हैं, तो आपको लगता नहीं है कि पंजाब की जनता बड़ी इमोशनल है और नेता इनका शोषण कर रहे हैं? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब उसी शोषण के खिलाफ ही तो वोट डाली थी आम आदमी पार्टी को। तो आप मानते हैं कैप्टन साहब के समय में यस शोषण हुआ? यस, अपने गेस्ट आ गए पाकिस्तान से, अपना बैठ के उन्होंने एंजॉय किया, अफसरों पे छोड़ दिया। क्या अमृतपाल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री? और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये अब बीजेपी के एजेंट भी बताए जाते हैं। यहाँ का हिंदू भी नहीं चाहेगा कि बीजेपी आए, क्योंकि हिंदू कट्टर नहीं है। नो डाउट पैसा बड़ा है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाते हैं, पूरा इनका नेटवर्क है, आरएसएस इनकी बहुत अच्छी काम करने वाली। हमने देखा है इन्होंने रिजल्ट बदले हैं स्टेटों में। हरियाणा में क्या हुआ है, चरणजीत चन्नी की बात करें, 111 दिन के जो कार्यकाल रहा है उनका सीएम का, दुनिया याद करती है आज। तो फिर उसका रिजल्ट धरातल पर नहीं नजर आया साहब। अकाली दल बीजेपी इकट्ठे होंगे, बाकी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जब बड़े बादल साहब थे ना वो और बात थी। अब सुखबीर सिंह बादल जी ने अपने ढंग से चलाई है पार्टी, जत्थेदार प्रधानों वाली बात करके एग्जीक्यूटिव वाली बात आ गई, सीओ वाली बात आ गई, बॉस वाली बात आ गई। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗੀ? राजनीति में शब्दों का चयन ऐसी चीज है जो कि नेता को बना भी देता है और गिरा भी देता है। हाल ही में पंजाब की सियासत जो है पूरी तरीके से गरमाई हुई है। कारण यह है कि हाल ही में पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। ये बयान उन्होंने अपने ही जीजा दीपा साहब के खिलाफ दिया है और चर्चा करने के लिए मेरे साथ खुद राजिंदर दीपा साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इनसे चर्चा करते हैं, कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले दीपा साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसी क्या सियासत हो गई कि परिवार को भी बीच में आप लोगों को लाना पड़ गया? ऐसी कोई सियासत नहीं है, ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं था, बड़ी देर से चल रही थी। ये परिवार का झगड़ा कह लें, सियासत कह लें, क्योंकि बाबू भगवान दास अरोड़ा जी जो सिटिंग एमएलए थे, 2000 में उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद समहाउ हालात बदलते हैं, जब परिवार बड़े होते हैं तो कई बार हालात बदल जाते हैं। अमन अरोड़ा की शादी के बाद घर में काफ़ी ऐसी चेंजेस आई जो कि शायद उस घर का जो आज हाल हो गया या तब हुआ वो शायद बड़ी वजह बनी। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में जो भी सवाल किए अमन अरोड़ा ने, या जैसी भी भाषा का उन्होंने जिक्र किया, अच्छी थी बुरी थी, लोग समझते हैं, लोग ने शायद अच्छा नहीं समझा। मैंने एक्सप्लेन भी किया अपना पोजीशन भी, मेरा जो रोल रहा है नहीं रहा है बाबूजी के जाने में, बाबूजी के जो मेरे पे जो एलिगेशन लगाए थे, मैंने काफ़ी डिटेल की। बेहतर होता कि ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए थी, परिवारों में अच्छा नहीं लगता।
बिल्कुल दीपा साहब, शब्दों का चयन जो है एक मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेस वार्ता चलती है और ये साफ तौर पर कह दिया जाता है कि ए ता खच बंदा है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कह देते हैं कि इन्हां दा ते कोई स्टैंड भी नहीं हैगा। जे निचोड़ दी गल करिए, अज अकाली दल च है, कल कांग्रेस च है। उस टाइम ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੱਚ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਖੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ 13-14 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, 4 ਸਿਸਟਰਸ, 2 ਸਿਸਟਰਸ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੋਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੱਡਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਦੀਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਟ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ
1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1980 ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਦੀ MP ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2-3-4 ਸਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੂਡੀ ਜਿਹੜੇ BJP 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 6-7 ਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ MP ਹੋਣਗੇ ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ 1983 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨਾਗਰਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਬੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਸੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ 1984 'ਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਆਇਆ 92 ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਊ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮਿਲਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਰੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਊਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਭਵ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਹਾਉ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਪਾ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲਾਜ਼ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ 2002 'ਚ, ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ। राजनीति की गल कर लेते हैं। हाँ, ये कुछ दर्शक हमारे हिंदी भी हैं, तो मैं सवाल आपसे हिंदी में लेने वाला हूँ। हाँ, नहीं कोई बात हाँ, नहीं, हिंदी तो में भी। दीपा साहब, पंजाब की चुनावी राजनीति को देख लेते हैं। अब हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं अब बात करूं आने वाले चुनावों की, विधानसभा चुनावों की, तो कहा यह जा रहा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अकाली बीजेपी का गठजोड़ माना जा रहा है। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी हो गई, एक तरफ कंपटीशन में कांग्रेस हो गई, और अकाली और बीजेपी का गठजोड़ हो गया। आप इस समीकरण को किस तरीके से देखते हैं एज ए कांग्रेस लीडर? ऑब्वियसली आप तो ये तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, उन चीजों से हटके आपका समीकरण क्या कहता है? क्योंकि अभी निकाय चुनावों में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। मिस्टर वर्मा, ऐसी बात नहीं है कि मैं, ठीक है कांग्रेस की बात मैं करूंगा, लेकिन मैं लॉजिक से करूंगा, तथ्यों के आधार पे करूंगा। जब आप इसको पैमाना या मापदंड मानोगे तो मैं ठीक नहीं है। जो अब निकाय के चुनाव हुए हैं, इसको मापदंड आप मानोगे तो ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए ठीक नहीं है कि इससे अब 10 साल में हम पीछे चलते हैं। जब 2016 में यही निकाय के चुनाव हुए थे, तो यही जो 1770 सीट्स थी जो जितनी आज हैं, तो तब अकाली दल 1420 सीटों में जीता था, जबकि बरगाड़ी भी हो गया था और भी हो गया था। 300-350 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन जब 2017 का जनरल इलेक्शन आया, असेंबली इलेक्शन आया, अकाली दल को 15 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें आई, और 77 सीट्स कांग्रेस को आई कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में। अब उसके बाद आज 2021 का इलेक्शन, अब तब 1432 सीट्स कांग्रेस को आई और महज 70 सीट्स
आपको आई, आम आदमी पार्टी को 2021 में, लेकिन चंद महीनों बाद, 7-8 महीनों बाद कांग्रेस को आई 18 सीटें और आपको आई 92 सीटें। अब सारे पंजाब के सभी वार्डों में से तो 70 सीटें आ रही हैं, लेकिन एमएलए की 92 सीट्स आ रही हैं, क्योंकि हर इलेक्शन में जो वोटर है ना, वो उस वक्त के देख के वोट डालता है। इशू अलग होते हैं। जब पार्लियामेंट होता है अलग सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है, देश की राजनीति में कौन सी पार्टी है, कौन से कैंडिडेट है, राइट, वो देखता है। जब एमएलए का इलेक्शन होता है तो चीफ मिनिस्टर कौन सा चाहिए, तो कौन सी हमारी रीजनल पार्टी है, क्या है, उस ढंग से सोचता है। जब निकाय चुनाव होता है तो अलग सोचता है। अब 8 महीने सरकार के पड़े हैं, जिसने वोटर ने सोचना है ये 8 महीने मेरे को ये काम हो, मेरा कोई करवा सकता है, एक उम्मीद होती है, या कोई मेरा नुकसान ना 8 महीने में कर दे, तो थोड़ा सा काफ़ी एज रूलिंग पार्टी को रहता है, पहले भी रहा है, अब भी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा ये टिक नहीं पाएगी। मेरा यहां तक मानना है, यदि सब कुछ ठीक रहा कांग्रेस में यदि लोगों आप की ये मानते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है या फिर अभी ठीक रहेगा? मेरा मानना है ठीक रहेगा, क्योंकि एक तो होता है ना हमें कंफ्यूजन हो, हमें कंफ्यूजन नहीं है, लोगों को, पंजाब के लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ता कम है, मुख्यमंत्री के दावेदार ज्यादा हैं, और वो बाय नेम स्टेज के ऊपर से उंगलियों पर गिनवाते हैं कि इतने दावेदार हैं। अभी एक डिबेट भी हुआ मुख्यमंत्री साहब का टीवी चैनल में, तब भी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो उनके मुख्यमंत्री दावेदार हैं। इनका वड़िंग साहब का गुट अलग है, बाजवा साहब का अलग है, औरों का अलग है। तो आप देखते हैं कि इस तरीके की गुटबाजी के अंदर तरक्की जो है पार्टी की रुकती है। देखो, ये मैं इसको अच्छा साइन समझता हूँ। यदि काबिल लीडर ज़्यादा है, ये कोई वो बात नहीं है, ये इनकी तरह नहीं है कि जब भगवंत मान है और उसके नीचे कोई भी नहीं है और ना ही कोई पैदा होने देते। अब बराबर के लीडर हैं, सब अपना अपना दावा ठोकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बात लीडर हम सब, लेकिन अब लोगों में किसकी बात है? बात देखो, लोकतंत्र है ना, लोगों की राय के साथ ही चलना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर, जो हमारी हाई कमांड, जो लोगों के में क्या बात है, लोग क्या चाहते हैं, आपके सर्वे क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक चलोगे तो वैसी टीम बनेगी। तो मैं समझता हूँ कोई ताकत नहीं दुनिया की जो कांग्रेस को रोक ले, जो आज के हालात है। एक तो बाय चॉइस भी कांग्रेस आने वाली है, बाय डिफॉल्ट तो आएगी, लेकिन बाय चॉइस तब आएगी यदि जो राहुल गांधी बरनाला रैली में बोल के गए कि हम टीम वर्क चाहिए, टीम बनेगी। अब टीम में देखो, मैं इसको जिम्मेवारी से कहता हूँ, राजा वड़िंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनसे मेहनती प्रेसिडेंट नहीं हो सकता कोई। 4.25 साल से मेहनत कर रहे हैं, बुरे वक्त में पार्टी को संभाला है, खड़ा किया है, 7 पार्लियामेंट की सीटें आई हैं, लेकिन बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं, ना खुद सोते हैं ना वर्कर को सोने देते हैं, ऐसा है। प्रताप सिंह बाजवा की जो परफॉर्मेंस रही है एज ए LOP, आप देखते हो कौन सा सवाल है जो उन्होंने नहीं किया, जो उनको बैकफुट पे नहीं किया भगवंत मान और उसकी सारी है ना जो भी मिनिस्ट्री है, या भगवंत मान को हर सवाल उठाते रहे हैं। चरणजीत चन्नी की बात करें, यही लीडर है ना हमारे सीनियर, 111 दिन के जो कार्यकाल रहा है उनका CM का, दुनिया याद करती है आज। वर्मा जी, हम फील्ड में रहते हैं, आप भी किसी को टच करना, 10 लोगों से पूछना, 10 के 10 कहेंगे ये 111 दिन में जो चरणजीत चन्नी काम कर गए, चाहे गरीब का, चाहे किसान का, चाहे एम्प्लॉइज का, चाहे व्यापारी का, किसी भी कैटेगरी की बात करोगे सभी उनसे खुश हैं। जब ये टीम बनेगी तो मुझे कोई बात ही नहीं, आप कहोगे कि 90 नहीं, 92 नहीं, 100 के टच करेगी कांग्रेस, ऐसा मेरे को विश्वास है। लेकिन इस टीम की बनने की जरूरत होती है, होनी चाहिए। टीम है, राजा वड़िंग और बाजवा साहब हैं, लेकिन एक चन्नी साहब की कमी है, मैं जो फील करता हूँ। आप मानते हैं कि चन्नी साहब की कमी? यस, चन्नी साहब की कमी है। उनसे बात करके, तीनों को मिलके उनकी जगह दो। आपने क्या ही रखा है कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो हमने अभी अनाउंस नहीं करना, राइट, लेकिन उनको एक बड़ी अच्छी जगह मिले। कैसे पार्टी ने करना, पार्टी ने देखना है, लेकिन तीनों जब इकट्ठे चलेंगे, बाकी सुखजिंदर रंधावा भी है, हमारे राणा गुरजीत भी है, प्रगट सिंह भी है, विजेंद्र सिंगला भी हैं, सारे लीडर हैं हमारे। लेकिन ये जब टीम चलेगी तो आप देखना नीचे वर्कर कितना है ना मजबूत होता, कितना खुश होता, और लोग बनाने को तैयार बैठे हैं कांग्रेस को, देख रहे हैं कि कौन सी आपने कहा चन्नी साहब ने 111 दिनों में ऐसा काम कर दिया कि जो
यस, लोग मान रहे हैं राज्य। तो फिर उसका रिजल्ट धरातल पर नहीं नजर आया साहब। नहीं, आप साथ एक मिनट देखो, तब तो चन्नी साहब पार्लियामेंट में 2 लाख वोटों से जीते हैं, धरातल की बात नहीं है। चन्नी साहब ब्लॉक समिति जिला परिषद स्वीप कर जाते हैं, धरातल की बात नहीं है। चन्नी साहब भैया अपनी जो म्युनिसिपल कमेटी की 2 इलेक्शन आई हैं उसमें स्वीप कर जाते हैं, धरातल की बात नहीं है। राजा वड़िंग के और प्रताप बाजवा की लीडरशिप में 13 में से 7 सीटें पार्लियामेंट की जीत रहे हैं, धरातल की बात नहीं है। 8वीं चंडीगढ़ की भी लगाए तो 14 में से 8 जीत रहे हैं। जो भगवंत मान क्या था कि 13 में से 13 जीत के जाएंगे, अरे भैया 3 पे रह गए हो, वो 3 भी ना आती यदि आप होशियारपुर वाला एमएलए हमारा उठा के आप ना देते, राइट। यदि हमारे विजेंद्र सिंगला को 1 महीना मिल जाता, 10,000 वोट से आ रहे हैं वो अनंतपुर साहब से, वो भी हमें आती, ये 1 पे रह जाते। वो 2 सीटों की मैं बात नहीं करता, वो अलग से मैसेज दिया, अमृतपाल वाली और फरीदकोट वाली वो अलग मैसेज है। वो तब एक अलग से हालात हो गए, जेल में थे लोग हमारे पंजाब के, जहां माइनॉरिटीज एक मैसेज देती हैं सेंटर को किसी ढंग से, राइट। वो मैसेज दिया था उन्होंने, राइट। आज वो हालात नहीं है, राइट। तो ये सारा धरातल की बातें मैं कर रहा हूँ। मैं तभी पहले आप कह रहा हूँ, मैं तथ्य पे बात करूंगा। मैं ऐसे नहीं कि हवा में जी कांग्रेस है, कांग्रेस आएगी, और क्यों नहीं बीजेपी क्यों आएगी यहाँ। दीपा साहब मैं यहीं पर आ रहा हूँ, बीजेपी और अकाली दल पर आता हूँ। यस। एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि पहले मैं बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आपने देखा। यस। एक अनप्रिडिक्टेबल, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो विक्ट्री बीजेपी को वहां पर मिली। आप सोच सकते हैं कि ममता दीदी का गढ़ था वो, जो भाजपा ने तोड़ा। तो अब लोगों का ये कहना है कि अगर वहां गढ़ टूट गया तो पंजाब क्यों नहीं। दूसरा ये कहते हैं कि बीजेपी और अकाली अगर अब मजबूत हो जाते हैं तो ये पंजाब में सरकार बना जाएंगे। धरातल पर आप एक इंसान के नाते या एक राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते किस तरीके से देखते हैं कि इनका सर्वाइवल मोड क्या है, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। और इसी बीच में एक ऐसा जो कार्ड है जिसको कहा जाता है अमृतपाल, अमृतपाल का इसके अंदर क्या रोल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर बड़ा चलता है, क्या अमृतपाल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री, अगर उनको चेहरा डिक्लेयर कर दिया तो क्या एक तरफा हो जाएगा माहौल। और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के एजेंट भी बताए जाते हैं। आप किस तरीके से इन समीकरणों को देखते हैं? आप जो वेस्ट बंगाल की बात करते हो कि वेस्ट बंगाल जीत लिया बीजेपी पंजाब, ऐसा हो सकता है। देखो हर स्टेट का अपना फर्क होता है। एक तो बात आपको माननी पड़ेगी, जिस स्टेट में माइनॉरिटीज मेजोरिटी में है वहाँ बीजेपी का आना मुश्किल है। जैसे केरला है, वहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन ज़्यादा है, वहाँ आना मुश्किल है। जम्मू में आ सकते हैं, कश्मीर में आना मुश्किल है। ऐसी पंजाब में जो माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, अदरवाइज पंजाब में मेजॉरिटी है, राइट। तो इसलिए यहाँ मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि आरएसएस बैक्ड पार्टी है बीजेपी, जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, पोलराइजेशन की बात करती है। वहाँ पोलराइजेशन हुआ कि इलेक्शन आप देखोगे कितनी मुसलमान की वोट है, 90% उधर जा रही है, हिंदू इधर आ रहा है, क्योंकि रोहिंगा की बात है, बंगाल के हैं, उधर से आए हुए हैं। तो एक हिंदू मुसलमान वाला होने से हिंदू ज़्यादा है। पहले कुछ सीटें जीते लास्ट टू लास्ट इलेक्शन, उसके बाद और अच्छी जीते, इस बार बिल्कुल जीत गए, राइट। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में आप पोलराइज करोगे ना, वो पंजाब का हिंदू वैसा कट्टर हिंदू नहीं है। पंजाब के हिंदू हमारे जो दादा परदादा जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने संताप भोगा है। 1984 का संताप हमारी पीढ़ी ने भोगा है। तब भी हम पोलराइज नहीं हुए, किसी एजेंसियों की, पॉलिटिकल लोगों की, जो भी मान लो, लेकिन हमारा फर्क नहीं हुआ। हमारा आपस में हिंदू सिख का आपस में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए यहाँ का जो हिंदू है ना, यहाँ का कट्टर नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है कि हमारा सीएम हो, हिंदू सीएम हो। नो, उनकी क्या डिमांड है, यहाँ अमन मान शांति चाहिए, व्यापार हमारा ठीक चलता रहना चाहिए, और उनकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है, राइट। सिख सीएम बनना चाहिए, बनता रहा है। सिख यदि पंजाब में नहीं बनेगा तो भैया यूपी में तो किसी ने बनाना नहीं है, ठीक है, राइट। बिहार में तो किसी ने बनाना नहीं है, तो कैसा आप गुलदस्ता बना के रखोगे। सबको अपनी जगह तो चाहिए ना, राइट। तो अब यहाँ सबसे ज़्यादा एससी वोट है, 34% है, राइट। वो स्वर्णों की बात करते हैं, ऊंची जाति की बात बीजेपी करते हैं। यहाँ हमारे गरीब हैं, हमारे दलित हैं, 34% है। हमारा सिख है जो 1.5 साल
दिल्ली के बरूहों पे बैठा रहा है, किसानों की डिमांड्स लेके 700 शहीद हो गया, कैसे बुरा हाल किया हरियाणा के बॉर्डर पे, ये कोई भूलने वाले नहीं है। विश्वास नहीं हो सकता, बातें करते हैं हमने जी बाल दिवस बना दिया, वो ऐसी ऐसी करते हैं गिमिक्स कि सिख के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सिख और पंजाबी जानते हैं कि आप सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो लेकिन हम आपको मौका नहीं देंगे। यहाँ का हिंदू भी नहीं चाहेगा कि बीजेपी आए, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, हिंदू भी नहीं चाहेगा, यस, क्योंकि हिंदू कट्टर नहीं है। तो बीजेपी आएगी जब कट्टर की बात करेगी कि भैया हमने अपनी दुकान खोलनी है, हमने तो यहाँ आपको तो पावर चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें अपना बिजनेस चाहिए, हमें व्यापार चाहिए, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए कि आपने जी 21 सीटों से 22 कर ली। अरे भैया क्या लेना है, हमें तो आपस में रहना है, आपने हमारा झगड़ा कराना है, वो हमने होने नहीं देना, राइट। तो इसलिए बीजेपी का मैं जो समझता हूं, नो डाउट पैसा बड़ा है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाते हैं, पूरा इनका नेटवर्क है, आरएसएस इनकी बहुत अच्छी काम करने वाली, हमने देखा है इन्होंने रिजल्ट बदले हैं स्टेटों में, हरियाणा में क्या हुआ है और स्टेटों में क्या हुआ है, लेकिन यहाँ जो है ना हिंदू सिख की बात करें, यहाँ इतना फर्क बिल्कुल नहीं है। राजस्थान में कास्ट वाली बात चलती है, हरियाणा में चलती है, हमारे पंजाब में बिल्कुल नहीं चलती। अब मैं सुनाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, तो मैं हिंदू अरोड़ा की बात करें तो बहुत कम है वहां पे, लेकिन भगवान दास अरोड़ा 97 में तब जीते जब कांग्रेस 14 सीटें जीती थी, और किसको हराया, सुखदेव सिंह ढींढसा को, सेक्रेटरी जनरल, जब 94 सीटें आई थी काली बीजेपी की, इतनी वेव थी, इससे ज्यादा वेव थी जितनी आम आदमी पार्टी की वेव है, तब इतने चोटी के लीडर हारते रहे। तो यहाँ हिंदू सिख वाली बात ही नहीं है। अमन अरोड़ा पंजाब में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, 75,000 से ज्यादा वोटों से, तो सुनाम जैसी रूरल सीट से जीत सकता है हिंदू अरोड़ा, तो इसलिए वो भी बात नहीं है। तो इसलिए बीजेपी का कोई चांस नहीं। जहां तक अकाली दल की बात है, अकाली दल जब देखो, जब बड़े बादल साहब थे ना, वो और बात थी। अब सुखबीर सिंह बादल जी ने अपने ढंग से चलाई है पार्टी, है ना, वो जत्थेदार प्रधानों वाली बात करके एग्जीक्यूटिव वाली बात आ गई, सीओ वाली बात आ गई, बॉस वाली बात आ गई, राइट, बॉस वाला सिस्टम आ गया, जैसे बड़े ऑफिस की बात होती है। तो जो बरगाड़ी के बाद जो हुआ, वो आज तक भी लोगों के, एक बार मौका मिला था मैं समझ अकाली दल को उठने का, जब 2 दिसंबर को सब कुछ हुआ, सब कुछ मान भी लिया। यदि 2-4 दिन बाद मुक्तसर में जाके आप कहते हो कि हमने तो वहाँ जज हमारे साथ जबरदस्ती होगी, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो वो क्वेश्चन तो वहीं रह गए हैं। तो हम देख ही रहे हैं, सभी रिजल्ट में वैसे ही आ रहे हैं। तो अकाली दल का भी कुछ नहीं बनने वाला। और जैसे आप कहते हो कि अकाली दल बीजेपी इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं है अकाली दल बीजेपी इकट्ठे होंगे। बाकी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। वो जो अब जाट सिख उन्होंने बनाया है केवल ढिल्लों को, तो आई थिंक अकेले चलने के लिए बनाया होगा, अपना कोशिश करेंगे, क्योंकि नो डाउट बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है। पहले 23 सीटें लड़ते थे, 6% उनका वोट शेयर था, पार्लियामेंट में उन्होंने 18-18.5% कर लिया। मैं गनीमत समझूंगा 18% तक अब उनका वोट शेयर नहीं आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। ये उनके बीच बेचारे की 12-13% आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में सीट तो कोई नहीं आई, लेकिन शेयर बहुत अच्छा था, 18.56 शेयर बहुत बड़ा शेयर होता है। वो क्यों था? वो राम मंदिर की वजह से था, नो डाउट प्रधानमंत्री जी की वजह से था। तब वो थोड़ा सा हिंदू बन के बीजेपी को वोट डाल लिया उन्होंने, लेकिन उतना ही सिख, राइट, कांग्रेस को पड़ा है। ये देखो कितनी खूबसूरत वाली बात है, पंजाब में सिख कांग्रेस को पड़ रहा है, अदरवाइज 7 सीटें जीती है, क्योंकि जो पंजाब का सिख है वो बीजेपी को तो नहीं पड़ा, उसको तो हिंदू वोट पड़ी है और कुछ एससी वोट पड़ी है, कुछ डेरों की वोट पड़ी है, सिख तो नहीं पड़ा। तो यदि कांग्रेस का जो हिंदू वोट कम हुआ है और एससी वोट भी कांग्रेस का कम हुआ है, जो फिर 7 सीटें जीते हैं, तो इसलिए सिख वोट कांग्रेस को पड़ा है, 2 सीटों को छोड़ के, राइट। तो इसलिए जितना यहाँ पॉलराइज करेगी, मैं ये मानता हूँ, उतना जो यहाँ सिख वोटर है, जितना सेकुलर हिंदू है, जितना एससी है, वो सारा कांग्रेस का जाएगा बीजेपी को रोकने के लिए। भाजपा के प्रवक्ता तमाम रूप से ये कहते हैं कि बल्कि सिख विरोधी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। इमरजेंसी का दौर याद करवाते हैं, 84 का दौर याद करवाते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार याद करवाते हैं। तो वो बताते हैं कि भाजपा ने तो कुछ किया ही नहीं, भाजपा को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का ठप्पा लगाकर पंजाब में उतारने का, जिससे कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर सके।
और सवाल ये लाजमी भी है कि कुछ चीज़ें कांग्रेस के समय में वो हुई, तो आप किस तरीके से देखते हैं फिर भी पंजाब के लोग कांग्रेस को क्यों अपनाएंगे? मिस्टर वर्मा, 1984 को 40-42 साल हो गए, राइट। उसके बाद ज़्यादा ना कहूँ तो 2-3 बार सरकार कांग्रेस की बन चुकी है, राइट। और उसके बाद नो डाउट गुस्सा था, जितना राजीव गांधी जी के साथ कांग्रेस को गुस्सा था या बाद में रहा है, अब राहुल गांधी के साथ यहाँ के सिखों को उतना गुस्सा नहीं है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। अब जो देखो, जब आदमी ने मन से फील कर लिया कि यस कुछ तो कुछ कमी रही है हमारे में, कुछ ना कुछ तो मलहम लगाने की ज़रूरत है, रिग्रेट कर लिया, तो इतने लोग नहीं होते, किसी को फांसी तो चढ़ाना नहीं होता, राइट। राहुल गांधी मुझे लगता है साल या 6 महीने बाद हरमंदर साहब आते हैं, उनको दिल से अच्छा लगता है वहाँ सेवा करनी, और लगता है कि हमारे पंजाबियों को भी अच्छा लगता है कि वो आते हैं, बार बार आते हैं, सुबह 4 बजे पालकी साहब को दर्शन करने, उठाना, वहाँ जूतों की करनी, बर्तनों की सेवा करनी और खुशी से करनी, मन सुकून मिलता है कीर्तन सुन के। तो हमारे पंजाबियों को भी, सिखों को भी अच्छा लगता है कि आदमी फील कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है या अपने मन से कर रहा है, कुछ किसी को बताने की ज़रूरत थोड़ी है। अभी मेरा कॉन्टैक्ट मेरे वाहिगुरु नाल सीधा है, राइट। मैं वहाँ आके अपना मत्था टेकता हूँ, तो वो चीज़ सारी अब वो बात नहीं रही पंजाबी में, पंजाब के लोगों में, जो बात 84, 87, 88, 90 में थी, और बल्कि दूसरी तरफ हो गई। अब जो सिख, अकाली दल का वोट बैंक तो सिख था, किसानी थी, अब वो वोट बैंक तो उनका नहीं है, नहीं, कहाँ जाएगा वो? बीजेपी का भी वो वोट बैंक नहीं है, तो कहाँ जाएगा? कांग्रेस के साथ आएगा। आज जो पंजाब का सिख है, सिख और किसान को मैं एक ही बात समझता हूँ, नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी को वो या बीजेपी को ऐसा नहीं कि वो एक तो होता है पसंद नहीं करता, एक होता है नफरत करता है। आज पंजाब का मेजॉरिटी सिख और मेजॉरिटी किसान नफरत करता है। अब दोनों जो नेशनल लेवल के लीडर हैं, नेशनल लेवल की पार्टी हैं, दोनों को तो नफरत नहीं कर सकता, एक तरफ तो उसको जाना है। यदि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नफरत करता तो उसको कांग्रेस की तरफ आना है, राहुल की तरफ से आना है, जो आंखों में आंखें डाल के फ्रंट से लड़ाई लड़ रहा है राहुल नरेंद्र मोदी से, वही वजह है कि 7 सीटें आई हैं। तो इसलिए सिख भी कांग्रेस के साथ रहेगा 2027 में, और हिंदू भी रहेगा और एससी भी रहेगा। हमारा 3 ही वर्ग हैं यहाँ बड़े, बाकी ठीक है, ओबीसी भी है, बीसी भी है, सारे हैं। तो जब सारे मिलेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि बस बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और बस बशर्त कि हमारी हाई कमांड टीम अच्छी बना दे, बस जो लोगों की भावना है, ये बड़ी बात है। और आपका इशारा, वहां गलती कर बैठे यहाँ आपका इशारा भैया आप फिर हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमारी सरकार बने। दीवार पे लिखा हुआ है कि लोगों को ये टीम चाहिए, वो सुन के जो बरनाला में आपने देखा, या हमारे जो लीडर मेहनती हैं, हमारे एलओपी है, हमारे चन्नी जी हैं, हमारे रंधावा जी, इनकी टीम बना के चलाओ ना, क्यों नहीं चलेंगे? चलेंगे सब। राहुल जी की या खड़गे जी की बात मानते भी हैं, अपनी बात रखते भी हैं, जो पार्टी फैसला करेगी करेंगे भी, और मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले 8-10-15 दिन में ये हो जाएगा। दीपा साहब, साथ वाले राज्य की बात करता हूँ, हरियाणा की। अब आप कहते हैं कि जो पंजाब का किसान है वो मोदी जी को पसंद नहीं करता, अमित शाह साहब को पसंद नहीं करता। पॉलिसीज पर मैं बात करता हूँ, पंजाब और हरियाणा की पॉलिसीज में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस की भी सरकार रही, अकालियों की भी रही, और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी की भी सरकार है। आज अगर बुढ़ापा पेंशन की बात करें तो पंजाब में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, डिफरेंस आपके सामने है। बहुत डिफरेंस है। वो भी जाते जाते मुझे लगता है आखिरी के दिनों में जो आप लोग पेंशन बढ़ा गए उसके बाद पेंशन नहीं बढ़ी, और हरियाणा में उससे डबल मिल रही है पेंशन, 3000 मिल रही है, 3200 के आसपास पेंशन मिल रही है। लाडो लक्ष्मी योजना जो कि अब पंजाब के अंदर इलेक्शनों के दौर में शुरू हुई है, वो हरियाणा बहुत पहले शुरू कर चुका है। 2100 की मुआवजे भी ज्यादा मिल रहे हैं। एक छोटा राज्य जो भाजपा के अंडर है पिछले लंबे समय से, और अब पंजाब जिसने कई सरकारें देख ली हैं, तो आपको लगता नहीं है कि पंजाब की जनता बड़ी इमोशनल है और नेता इनका शोषण कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या जनता के साथ शोषण नहीं हो रहा? वैसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब उसी शोषण के खिलाफ ही तो वोट डाली थी आम आदमी पार्टी को कि ये नई पार्टी है, बदलाव लाएगी, हमारा रिवायती पार्टी हमारा शोषण कर रही है, ये 75-25 की गेम खेल। तो आप मानते हैं कैप्टन साहब के समय में
यस शोषण हुआ? यस, देखो कैप्टन साहब ने भी तो गुटखा साहब की कसम उठा ली, 4 हफ्तों में नशे खत्म कर देंगे, घर घर नौकरी देंगे, फार्म भरवा लिए। वो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो गुस्सा तो होना था। और मोर ओवर कैप्टन साहब जो 2002 से 7 वाले कैप्टन साहब थे ना, 2017 से 22 वाले वो कैप्टन साहब नहीं थे। इन्होंने अपनी वो वाली पारी तो एंजॉय की है, पावर एंजॉय किया है, पावर वो नहीं किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम किया नहीं। उनको कहा था मेरे को बोनस में मिल गए या करें, लेकिन आगे फिर इंटरेस्ट हो गया था कि शायद बरगाड़ी वाले इशू पे दूसरे पे एक पारी और मिल जाए, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। 5 साल अपने महल से निकले नहीं है, अपने गेस्ट आ गए पाकिस्तान से, अपना बैठ के उन्होंने एंजॉय किया, अफसरों पे छोड़ दिया, ऐसे चलता रहा, लेकिन लंबा चल नहीं सका। जिस दिन हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, वो जो बरगाड़ी वाली रिपोर्ट थी सिट की, फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाली, बस वही था उनका कि उसमें यदि बादल लोगों को कोई सजा वाली बात हो जाती, वो चीज़ मानी जाती, तो हो सकता था कि चल पड़ता कि वाकई जी बरगाड़ी वाले में इन्होंने कोई फैसला करवा दिया और सजा दिलवा दी। जब वो नहीं हुआ तो हमारे एमएलओ में भागदौड़ मच गई, अब कैप्टन के तो कुछ नहीं रहा, इसको बदलो। और शायद हाईकमांड पहले चाहती थी, राहुल गांधी पहले चाहते थे कि 2015 में कैसे उन्होंने प्रताप सिंह बाजवा को उतार के इनको बनाना पड़ा था मजबूरी में, वो वक्त आया तो इनको उतार दिया। सो वो वाला वाकई शोषण भी हुआ है, वो ढंग से काम नहीं हुआ। लेकिन अब उसके बाद जो 111 दिन का काम था ना चरणजीत चन्नी का, अब वो कैप्टन वाली पारी को नहीं लोग बात करते, अब उस पारी की बात करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि वो पारी, वही प्लेयर आ जाएं, वही टीम आ जाए तो आगे खेलेगी, तो लंबी पारी खेलेगी। तो हम कंक्लूजन की बात करें तो आपका ये कहना है कि अगर कांग्रेस की सही टीम सही सर्वे के आधार पर बन जाती है तो आम आदमी पार्टी को इस बार आप टक्कर देने वाले हैं? टक्कर? नो, टक्कर नहीं। 10 पे रहे, 10 से नीचे रहेंगे, डबल डिजिट नहीं टच कर सकेंगे। मेरी यदि बन गई टीम सही, चन्नी जी उसमें हुएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहा हूँ, वो आप भी लिख के देने वाली बात कह रहे हैं। बिल्कुल लिख के देने वाली बात है, डबल डिजिट टच नहीं तो आप करेंगे। एक बार बोल दीजिए कैमरे में। बिल्कुल, यदि हमारी टीम सही बन जाती है, राजा वड़िंग जैसा मेहनती हमारा प्रधान, प्रताप सिंह बाजवा वर्ग जो उनका एक्सपीरियंस है, और चरणजीत चन्नी जी ने जो विश्वास प्राप्त किया 111 दिन में अपने सभी वर्गों का, किसान भी उनके साथ, एम्प्लॉयज भी उनके साथ, व्यापारी भी उनके साथ, गरीब भी उनके साथ, यदि ये टीम बन के इकट्ठे चलते हैं और लगता है कि इनमें कोई फर्क नहीं है, फिर देखना डबल डिजिट पार नहीं कर सकेगी आम आदमी पार्टी, इस तरह इतनी बड़ी हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, आपने समय दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।